आज हम लोग फिर से सीटेट, टेट और भी अन्य परीक्षाओं से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि पिछले किन्हीं न किन्हीं परीक्षाओं में पूछे ज़रूर गए हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। निम्न उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं, महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियाँ। इसमें बताना है उपयुक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम कौन कौन सा है। पहले कौन सा, हमेशा पश्चिम से पूर्व, यानी पश्चिम अब सब लोग समझ रहे हैं कि यानी कि गुजरात से लेकर के असम की तरफ, हमारा डायरेक्शन गुजरात से असम की तरफ होगा। तो उस श्रेणी में कौन कौन सी हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि इसका पहला ऑप्शन सही है, यानी कि 1 2 3 4 ये है इसका पहला ऑप्शन। यानी फर्स्ट पे है महादेव, सेकंड पे है मैकाल, थर्ड पे है छोटा नागपुर प्लेट्यू और चौथा है खासी। ये सबको पता होगा, खासी जो कि मेघालय की तरफ है। महादेव जो है वो हमारा एकदम पश्चिम के क्षेत्र में है, मैकाल उसके बाद है, छोटा नागपुर उसके बाद और खासी एकदम लास्ट में है। सबको याद होगा 3 नाम, गारो, खासी और जयंतिया हिल्स के बारे में। चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस इससे जितने बन सकते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है महादेव पर्वत श्रृंखला से। महादेव पर्वत श्रृंखला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है। ये क्वेश्चन कहीं पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नर्मदा व तापी नदियों के मध्य जो है महादेव पहाड़ियाँ स्थित हैं। महादेव पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है, तो महादेव पहाड़ियों की ऊंचाई लगभग 2000 से 3000 फीट की मानी गई है। महादेव पर्वत श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ, तो ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, महादेव पर्वत श्रृंखला का निर्माण आद्य महाकल्प व गोंडवाना काल के लाल बालू पत्थरों द्वारा निर्मित है। तो कहीं कहीं ये पूछ देता है कि किस तरह के पत्थरों द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गोंडवाना काल के लाल बलुआ पत्थरों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। दूसरी पर्वतमाला है मैकाल पर्वत श्रृंखला। मैकाल पर्वत श्रृंखला के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैकाल पर्वतमाला किन 2 नदियों के अपवाह तंत्र को अलग करती हैं। कौन सी ऐसी 2 नदियां हैं जिनके प्रवाह तंत्र को ये अलग करने का काम करती हैं, तो इसका आंसर होगा महानदी तथा नर्मदा। महानदी व नर्मदा के अपवाह तंत्र को ये अलग करने का काम करती हैं। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पर उठ जाता है कि कौन से ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिम के तरफ बहती हैं, पश्चिम यानी अरबियन सी में, अरब सागर में जा कर के मिलती हैं। तो ऐसी केवल 2 नदियाँ हैं जो अरब सागर में मिलती हैं। बाकी सारी नदियाँ जो भारत की हैं वो सब जो हैं वो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। 2 नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती। अगला प्रश्न इसी से हमारा बनता है कि मैकाल पर्वत श्रृंखला किन किन प्रदेशों में विस्तृत है। तो हमें याद होना चाहिए मैकाल पर्वत श्रृंखला जो है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है खासी की पहाड़ियों से। खासी पहाड़ियाँ मुख्य रूप से कहाँ स्थित हैं। खासी पहाड़ियाँ जो हैं वो मध्य मेघालय राज्य में पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं। और यहाँ कौन सी प्रजाति निवास करती है, खासी की पहाड़ियों में कौन सी प्रजाति निवास करती है, तो हमें याद होना चाहिए खासी जाति के लोग ही यहाँ निवास करते हैं। इसी वजह से इसको खासी की पहाड़ियों के नाम से हम जानते हैं। अच्छा, मेघालय का नाम आया तो एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो चेरापूंजी है। हमारा अगला प्रश्न है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NGT, भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया। तो हमको ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है सन 2010 में की गई थी। लेकिन इसके साथ साथ हमें डेट भी इसकी पता होनी चाहिए। 18 अक्टूबर
2010 को इसकी शुरुआत की गई थी। अब बहुत सारे प्रश्न हैं जो इससे मिलते हैं, जैसे NGT शॉर्ट फॉर्म आप लोग समझ ही रहे हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना के बाद भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया। यह अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है। NGT की स्थापना के बाद भारत एक विकासशील देशों में से किस स्थान पे एक ऐसा देश है जो कि पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला देश बना, तो वो 3rd पोजीशन पर है, 3रे स्थान पर अपना बनाया हुआ है। अब इससे पहले कौन कौन से हैं? इससे पहले हैं ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैंड, इनसे 2 स्थान पहले हैं ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैंड, जिन्होंने NGT जैसे निकायों की स्थापना करके पर्यावरण बचाने की कोशिश की। NGT का मुख्यालय कहाँ है? अगला क्वेश्चन हमारा बनता है NGT का मुख्यालय कहाँ है? तो NGT का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में बनाया गया है। किसका मुख्यालय दिल्ली में है? अब अगला क्वेश्चन होता है कि NGT के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि किन किन स्थानों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं मुख्यालय के अलावा, भोपाल, पुणे, कोलकाता व चेन्नई। 4 स्थान हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता व चेन्नई। तो अब एक और क्वेश्चन आता है कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? NGT के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका भी आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर केंद्र सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो कहीं भी अगर ये पूछता है कि कैसे होगा, तो कभी भी आधा नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के आधार पर के परामर्श पर केंद्र सरकार द्वारा उसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। एक और क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन से, NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो इसके अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है और ये कभी भी रिपीट नहीं किया जाता है। मतलब कोई भी एक बार जो अध्यक्ष बन गया वो दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु के परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में गलत है या फिर सत्य नहीं है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यानी कि स्वच्छ विकास तंत्र की स्थापना करना। दूसरा है नेशनल एडॉप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश करना। तीसरा है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी के आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना। और उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें पहला हम देखते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म के तहत जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें हैं इनको सही करने के लिए 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये 100% सही है, गलत नहीं है। दूसरा है नेशनल एडॉप्टेशन फंड। नेशनल एडॉप्टेशन फंड जिसकी शुरुआत जो है अगस्त 2015 में की गई और इसमें ऐसा कोष रखा गया जिसको पर्यावरण के लिए ही केवल खर्च किया जाए, पर्यावरण के संदर्भ में ही केवल खर्च किया जाए। तो इसलिए अब हमको ये एक ही ऑप्शन बचा कि ये तीसरा वाला हमारा गलत है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में सन सिटी के आयोजित बेसिक को 2019वीं बैठक में शामिल न होना ये गलत तथ्य है। अगला प्रश्न है हमारा पंचधारा योजना किससे संबंधित है? अब धारा अगर आ रहा है तो सबके दिमाग में आ रहा होगा कि नदी के जल से संबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये उसके विपरीत है। ये जो है वो हमारे ऑप्शंस पहले हम देख लेते हैं, नदी जल प्रबंध से, नारी कल्याण व विकास से, LPG के वितरण से या फिर भूजल के संबंध थे। 2 जगह जल की बात कही गई है और धारा जो जल से संबंधित हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारा आंसर इसका होगा नारी कल्याण व विकास से संबंधित। तो अब नारी कल्याण व विकास से संबंधित ये परियोजना है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये किस राज्य ने शुरू की थी या
ये शुरू किया था हमारे मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में ये पहली बार शुरुआत की गई थी। अब दूसरा क्वेश्चन इसी से बनता है कि पंचधारा योजना कब शुरू हुई। तो पंचधारा योजना जो है 1 नवंबर 1991 को शुरू की गई थी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी कभी पूछ देता है कि पंचधारा योजना कब शुरू की गई। तो हमें आंसर हमें याद होना चाहिए, 1 नवंबर 1991 को पंचधारा योजना शुरू की गई थी। किस प्रदेश ने शुरू की? मध्य प्रदेश ने शुरू की। अब पंचधारा क्यों इसका नाम दिया गया? क्योंकि इसमें 5 योजनाओं का समन्वय कराया गया था। अब वो 5 योजनाएं कौन कौन सी थी? पहला था वात्सल्य योजना। मैं लिखता जा रहा हूँ, आप सब लिख सकते हैं इसे, ये क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वात्सल्य योजना पहली योजना थी। दूसरी योजना इसकी है ग्राम्य योजना, ठीक है। तीसरी योजना इसकी आती है आयुष्मती योजना। आयुष्मती योजना। चौथी योजना इसकी है सामाजिक सुरक्षा योजना। सामाजिक सुरक्षा योजना, ठीक है। और पांचवी और आखिरी योजना है कल्प वृक्ष योजना। कल्प वृक्ष योजना। एक और चीज़ इसमें पूछा जा सकता है कि सामाजिक सुरक्षा योजना किसके लिए बनाई गई थी? तो सामाजिक सुरक्षा योजना विधवाओं के लिए बनाई गई थी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ की गई? ये सब लोग मुझे कमेंट में इसका जवाब देंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई और कितनी जगहों पर एक साथ ये शुरू की गई थी। ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये यूपीपीएससी 2015 का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में वाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? अब वाइट बड एक रोग है, हमको पता होना चाहिए कि ये किस पौधे में होता है, ठीक है। तो ये जो है वो मक्के के पौधे में होता है। वाइट बड रोग मक्के के पौधे में होता है, जो कि जिंक तत्व की कमी से होता है। इसके बारे में मैं फुल डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। वाइट बड भारतीय अनाज यानी मक्के में जिंक की कमी के कारण होने वाला एक रोग है, जिसके कारण नए पत्तों में जितने भी नए पत्ते निकलते हैं उनमें हल्की पीली धारियां बन जाती हैं और सफ़ेद निकोटीन के धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग के परिणाम स्वरूप जैसे ही नया पत्ता निकलता है वह हल्का पीला पड़ जाता है और बाद में सफ़ेद हो जाता है। इसी वजह से इसको वाइट बड रोग के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध का सफ़ेद रंग किसके वजह से होता है? दूध का सफ़ेद रंग किसके वजह से होता है? ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, कैसीन से, एल्बुमिन से, लैक्टोज से, ग्लोबुलिन से। तो हमारा ऑप्शन इसका सही होगा कैसीन से। कैसीन से जो है दूध का रंग जो है वो सफ़ेद हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को दूसरे नाम से भी जानते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, तकनीक के परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी, दूसरा है श्रम की उत्पादकता का कम होना, तीसरा है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होना और बड़ी तादाद में लोगों का बेरोजगार होना। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होती क्या है, इसको जान जाते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है जहाँ पर 4 आदमियों की आवश्यकता हो, वहाँ पर 4 से अधिक आदमी काम कर रहे हों तो उनकी उत्पादकता क्या होगी? शून्य होगी। क्योंकि अगर हम 4 से अधिक जितने भी आदमी हैं उनको अलग करके किसी और काम में लगा दें तो उनकी उत्पादकता बढ़ जाएगी। तो सीधे सीधे मैंने कह भी दिया है कि इनकी सीमांत उत्पादकता क्या हो? 0 हो, तो उसे हम छिपी हुई बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं।
इसी को इंग्लिश में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। देखें, मेन तीन तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। पहला होता है सीजनल, यानी कि जो कि मंथली, जैसे कुछ मंथ में काम मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है लोगों को। जैसे जो लोग खेतों में काम करते हैं उनको क्या होता है, सामयिक बेरोजगारी होती है, यानी सीजनल बेरोजगारी होती है, यानी समय समय पर उनको काम मिलता है और समय समय पर नहीं मिलता है। दूसरा होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब जैसे आजकल के गाँव में हम देखते हैं कि जहाँ मान लीजिए कि 5 परिवार में 5 लोग हैं, पाँचों एक ही ज़मीन पर काम कर रहे हैं, तो एक ही ज़मीन पर काम करने में 2 लोग ही वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं, तो 3 को अगर हटाकर दूसरे कामों में लगा दिया जाए तो उनकी उत्पादकता बढ़ जाएगी और खेती में भी उतना ही उत्पादन होगा। तो इस तरह की बेरोजगारी अगर कहीं पाई जाती है तो उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। और तीसरी होती है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी जो है ऐसी बेरोजगारी होती है जहाँ पर एक पर्सन, कोई भी व्यक्ति शिक्षित होता है और उसके पास अपनी एबिलिटी होती है काम को करने की, लेकिन वो अपने काम को वैसा अपने शिक्षा के अनुरूप काम को नहीं पाता है, तो उसे शिक्षित बेरोजगारी हम कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है? मतलब भारत में सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा का पाया जाने वाला कौन सा है? तो हमारा आंसर दिया हुआ है राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन और लोथल। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। लेकिन क्यों इसको राखीगढ़ी को माना गया भारत में? सन 2014 में जब खुदाई हुई तो बहुत सारे स्थल राखीगढ़ी के ही संबंधित पाए गए, इसलिए इसको 2014 में सबसे बृहद स्थल भारत का माना गया हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। लेकिन कभी कभी पूछता है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो याद रखना है सबको कि इसका आंसर मोहनजोदाड़ो होगा। जब भारत से पूछेगा तब राखीगढ़ी होगा, लेकिन अगर पूरे हड़प्पा सभ्यता से पूछ दिया तो उसका आंसर मोहनजोदाड़ो होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदाड़ो जो कि वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और लरकाना जिला में स्थित है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि मोहनजोदाड़ो कहाँ इस समय वर्तमान में स्थित है, तो सबको याद रखना होगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि सिंध का बाघ किसे कहा जाता है? तो यह सबको याद रखना होगा, सिंध का बाघ जो है वो मोहनजोदाड़ो को ही कहा जाता है। सिंध का बाघ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंध का बाघ जो है वो मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसी से आता है कि राखीगढ़ी किस स्थान पर स्थित है? राखीगढ़ी जो है वो किस जिले में है या किस स्थान पर स्थित है, तो ये पूछा जाता है। तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार नामक जिले में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार नामक जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित है। तो पहले क्या होता था, लोग एक दूसरे से संपर्क करके एक दूसरे के परेशानियों को समझ करके उसका सॉल्यूशन करते थे, उसका कोई ना कोई उपचार निकालते थे। तो वो किसी भी अकेले के बस की बात नहीं थी। तो अगर अकेले की बस की बात नहीं है तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? समिति हो नहीं सकता, क्योंकि समिति एक कुछ लोगों का समूह होता है। विधाता यानी भगवान के ऊपर भी वो नहीं छोड़ते थे पूरी तरह। तो हमारा एक ही ऑप्शन बनता है सभा इसका सही ऑप्शन होगा। सभा के द्वारा ही किसी भी न्यायिक कार्यों के बारे में निश्चय परिणाम उसका घोषित किया जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया? युआनचुआंग, फाहियान, सुन युन एंड आइजिन। ये 4 ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। इसमें हमारा सही ऑप्शन है सुन युन। सुन युन इसका सही ऑप्शन है। हम लोगों ने फाहियान के बारे में पहले भी पढ़ा है। तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया हुआ यात्री है। तो ये 4ठी शताब्दी में भारत आया था।
अब आज का क्वेश्चन आप सबके लिए कि भारत में आने वाला पहला चीनी तीर्थयात्री कौन सा था। फिर से सुन लीजिए, आज का क्वेश्चन है आप सबका कि भारत में आने वाला पहला चीनी तीर्थयात्री कौन सा है। और फाहियान, दूसरा क्वेश्चन है, फाहियान की पुस्तक का क्या नाम है जिसमें उसने भारत का विवरण किया है।